जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के आपके अपने द सुमित पीर शो में। और हमेशा की तरह भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज और आपका भी शुभारंभ करेंगे। और जो विषय जो मैं आपके पास लेके आया हूँ वो है, 4 विषय हैं हमारे पास जिन पे बात करेंगे। पहला है AQ खान जो था, इसका बहुत भयंकर और एक डेडली नेटवर्क था जो एक्सपोज हुआ है। ये CIA के एक एक्स ऑफिसर ने एक्सपोज किया है। पेशावर ब्लास्ट क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसके पीछे कौन है, यह अभी एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये बॉलीवुड का डायलॉग नहीं हो रहा, मुझे लगता है पिक्चर अभी बाकी है। हिजबुल्लाह का ये जो था हिशाम हातिम अली तख्ताभाई, ये कौन था और इसको क्यों मारा और कैसे मारा, और इससे क्या हमें मिडल ईस्ट के सीज फायर के धज्जियां उड़ती दिख रही है, कोई एक नया युद्ध शुरू होता दिख रहा है। इसके बाद इजराइल भारत का FTA या और भी बहुत कुछ। तो इन विषयों पे हम बात करने वाले हैं मित्रों, तो बने रहिए। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि जो हमारा चैनल है सुमित पीर अनफिल्टर्ड, इसे जरा सब्सक्राइब करिए। हमारा बैकअप चैनल है और बहुत जरूरी है कंटिन्यूटी के लिए। अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, सबसे पहले लाइक का बटन दबाइए अभी, फिर आप बेल आइकन दबाइएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। और देश और धर्म का विचार है भारत विचार। हमारा आपसे निवेदन होगा कि इस चैनल को आगे बढ़ने में आप सहायता करें। आपका बहुत साधुवाद और आभार होगा। अभी हम मार्स मोड पे जा रहे हैं जहाँ दोनों आपको वर्टिकल और लैंडस्केप में, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मिलेंगे एज पर योर कन्वीनियंस। यू कैन वॉच। कुछ लोग कहते हैं कि वर्टिकल में रिसेप्शन अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो हम ट्राई कर लेते हैं। और हम कुछ आजकल फिलहाल भारत विचार प्लस और सुमित पीर अनफिल्टर्ड भी आ रहे हैं। मेन भारत विचार चैनल में कुछ फिर दिक्कत आ गई है, वी आर नॉट एबल टू गो लाइव ऑन दैट, और उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो काइंडली आप इस चैनल पे आइए, अगर आप उस चैनल से भी जुड़े हैं। सब्सक्राइब हर एक को करके रखिए, जो मैं पहले कहता हूँ आपको, फिर जहां मर्जी से देखिए, डजंट मैटर, सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, AQ खान जो है, इसे कहते हैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब का बाप, ये इस्लामिक बॉम्ब का बाप। और मैंने आपको बताया था इस्लामिक बॉम्ब का कॉन्सेप्ट भी था, जो ये भुट्टो का नहीं था, ये AQ खान का था। इसने ये टर्म यूज की थी इस्लामिक बॉम्ब, और इसको ये बेचने भुट्टो पूरे इस्लामिक उम्मा में गया। तभी OIC बना, तभी कहीं ना कहीं भुट्टो ने कहा कि आप तेल को वेपनाइज करो, इस्लाम को मजबूत करने के लिए यू शुड वेपनाइज ऑयल। ये भी भुट्टो का आइडिया था। तो AQ खान ने इस्लामिक बॉम्ब का आइडिया दिया, भुट्टो ने उसको बेचा पॉलिटिकली, और हम गाज खाएंगे, एटम बॉम्ब बनाएंगे। गाज तो खैर अब वो खा ही रहे, और दुनिया भर में फंडिंग लाई, दुनिया भर में स्मगलिंग नेटवर्क लाया, और कहीं ना कहीं एक OIC बना, एक दुनिया भर में इस्लाम और तेल को मिला के वेपनाइज कर दिया गया। ये AQ खान का काम था, ब्रेन चाइल्ड। अब लास्ट टाइम हमने भी AQ खान पे बात की, इसमें अमेरिकन की नजर थी, अमेरिकन ने इसे छोड़ दिया, कहूटा वाली बात सब हमने बात की। तो अब कुछ और खुलासे आए हैं। ये जो खुलासे करने वाला अफसर है, इसका नाम है जेम्स लॉयर। ये जेम्स लॉयर 25 साल CIA में रहा है, एंड ही इज वन ऑफ द वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर्स। जॉन किरियाको, उसके बाद रिचर्ड, अब ये जेम्स लॉयर ने भी कुछ खुलासे किए, जो खुलासे बड़े हैरत अंगेज है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज सोचता था कि AQ खान ने इस्लामिक बॉम्ब इसको नाम क्यों दिया, और बाद में AQ खान को हाउस अरेस्ट क्यों किया गया। ये दो चीजें समझ नहीं आई। अगर भुट्टो फुटेज खा गया तो AQ खान ने नाम क्यों दिया। अगर AQ खान इतना बड़ा हीरो था तो उसको साले को जेल में क्यों डाला तुम लोगों ने, हाउस अरेस्ट क्यों किया। मैं आपको बता रहा हूँ क्या कहानी थी। इस सब में, दुनिया में जहां भी कहीं ऐसे लफड़े होते हैं, तो इसमें आपका फ्रेंडली नेबरहुड अमेरिका जरूर होता है। अमेरिका की मदद से, अमेरिका के आशीर्वाद के बिना ये कोई भी कैरेक्टर नहीं चल सकते। बिल्कुल इसमें अमेरिकन हाथ है, इसमें CIA का हाथ है, और इसमें CIA का बड़ा गेम है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, AQ खान ने टेक्नोलॉजी चुरानी शुरू की, ये CIA को पता था। AQ खान को CIA ने नजर रखी थी। AQ खान को लेके एक मिशन था कि AQ खान को ठोक दो। इन्होंने CIA को बोल दिया। CIA ने बोला भाई हम तो अभी यहाँ रशिया में, अफगानिस्तान बॉर्डर पे बिजी है, अभी इसको क्या ठोकना, छोड़ो इसको, हम इस पे ध्यान नहीं देते। और ये अगर न्यूक्लियर बम बनाएगा तो हिंदुस्तानियों की सरदर्दी है ना, हिंदुस्तान भुगत दे उसे, हमें कोई मतलब नहीं इससे। तो इनको लगा, और जब इन्होंने AQ खान को ठोकने की कोशिश की CIA ने, उन्होंने ठीक है एक को निपटा देते में, तो पता ही दिन भर का उठता बैठता है, काम खत्म, बम ही नहीं बनेगा, सबसे आसान तरीका है। पर तब सऊदियों का इंटरवेंशन आया, तो सऊदियों ने पैसे दिए, शायद रेगन था, कौन था उस समय, सबको पैसे पहुंचे, इवन CIA में पैसे गए होंगे, जहां भी पैसे गए। और सऊदियों के पैसे, जैसे पॉलिटिकल इंटरवेंशन, इट्स नॉट ओनली पॉलिटिकल इंटरवेंशन, देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरवेंशन विदाउट मनी। पैसे दिए, AQ खान बच गया।
और ये जॉन किरियाकू ने बिल्कुल और रिचर्ड ने भी बोला कि एक्यू खान को बचाने के लिए सऊदियों का इंटरवेंशन आया, जबकि जेम्स लॉयर कहता नहीं सऊदियों का इंटरवेंशन नहीं था। मैं भी आपको कोट कर लूं, बट बिना किसी के इंटरवेंशन और पैसे के सीआईए एक चूजे से साइंटिस्ट को कब तक जाने देगा। और जब मैं ये अध्याय, ये वाला पार्ट खत्म करूंगा, आप रियलाइज करोगे देयर इज मनी व्हिच हैज कम इनटू इट। आज ये प्रूव भी होगा कि पैसा आया और कहां से आया। मैं आपको बताऊं क्यों, या आप ये समझेंगे पैसा आया और कहां से आया। देखिए, ये एक प्रोग्राम बनाता रहा तो सीआईए ने आंख बंद कर ली। सऊदियों का पैसा है, उन्होंने आंख बंद कर ली। और मैंने आपको बताया कि फिर आया कॉन्सेप्ट इस्लामिक बॉम्ब का। इस्लामिक बॉम्ब को फंड करने के लिए ये पहुंचे कर्नल गद्दाफी के पास। कर्नल गद्दाफी लिबिया वाला, उसका तो वैसे ही सपना था कि भाई पूरा यूरोप पे हम कब्जा करेंगे बिना गोली चलाए, आबादी बढ़ा बढ़ा के, बच्चे पैदा कर करके। तो ये उसका प्लान था। अब पैसा आया और इस इस्लामिक बॉम्ब में सऊदी से लेके ईरान सब पार्टनर थे। सारे लगभग इस्लामिक शक्तियां जो देश, ये सारे पार्टनर थे इस बॉम्ब में लेके। इसका भी खुलासा हो चुका है। अब एक्यू खान पाकिस्तान के लिए बॉम्ब बना रहा है, ये इनको पता था सीआईए वालों को। एक्यू खान अब पाकिस्तान के लिए स्मगलिंग कर रहा है, ये भी पता था। अब एक्यू खान की स्मगलिंग में मदद कर रही है इस्लामिक कंट्रियां, ये भी पता था। बट चीजें थोड़ी आगे निकल गई। ये रशिया में बिजी हो गए, ये इधर उधर फंसते रहे। जब 9/11 हुआ तो इनकी आंख खुली, क्योंकि तब तक एक बहुत बड़ा फैक्ट सामने आ गया था। 1990 के दशक में, 9/11 से पहले एक बड़ा फैक्ट आ गया था कि भाई ये जो एक्यू खान का नेटवर्क है, ये क्या केवल पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है और किसी के लिए भी काम कर रहा है। पहले सीआईए को लगा शायद कुछ मुसलमान कंट्रियों की हेल्प कर रहे होंगे कुछ 19-20 में। फिर सीआईए को 1990 में पता लगा कि एक्यू खान का जो नेटवर्क है, ये पूरा न्यूक्लियर स्मगलिंग का नेटवर्क है और ये पूरा न्यूक्लियर स्मगलिंग का दलाल है। ये न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का दलाल है। इसको नाम दिया गया मर्चेंट ऑफ डेथ, कि जो मौत का सौदागर, क्योंकि इसका नेटवर्क फिर फैल चुका था लगभग सब कंट्रियों में। कहां से सेंट्रीफ्यूज लेने हैं, कहां से मटेरियल लेना, कहां से प्रिंट लेना, कहां से क्या करना, किसको बेचना। तो इसने पूरी मंडी खोल दी थी न्यूक्लियर बम की। ये एक्यू खान का नेटवर्क था। ये देख के सीआईए के रोंगटे खड़े हो गए, कहता है यार इट्स फ्रैंकेस्टाइन वी हैव क्रिएटेड एंड दिस इज बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी। फिर 9/11 हुआ तो इन्हें लगा यार अब तो हद हो गई, अब तो मतलब बिल्कुल ही आपने अंदर आके ठोक दिया। कल को यही न्यूक्लियर बम अंदर डाल दिया, हमारी तो लग जाएगी। तब तक इन्हें टेंशन नहीं था। एक्यू खान ने नेटवर्क बनाया था जिसमें वो ईरान को सेंट्रीफ्यूज P1 P2 दे रहा था। ईरान को चाइनीज ब्लूप्रिंट लोग लाके दे दिया उसने। ईरान को कुछ फिशनेबल मटेरियल्स, कुछ सेंट्रीफ्यूज सेट करने का तरीका वरीका वो ईरान को बेच चुका था। जब ये और नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहा था। चाइना अगेन ऑलवेज देयर, रशिया का नाम नहीं आता। नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहा था और ईरान की मदद कर रहा था और कुछ इस्लामिक देशों के साथ इसकी सेटिंग शुरू हो गई थी, इंक्लूडिंग लीबिया। लीबिया के साथ इसकी पूरी सेटिंग थी। अब लीबिया भी बम बनाएगा, न्यूक्लियर बम बनाएगा, पूरी सेटिंग थी। जब सीआईए के रडार में आए दो देश, एक आया नॉर्थ कोरिया, आई थिंक दे वर टू लेट विद दैट। फिर इनके रडार में आया लीबिया और ईरान। इन्होंने फिर ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दे चोज टू कंसंट्रेट ओवर लीबिया एंड ईरान, दे लेट पाकिस्तान। तो अब इन्होंने, जेम्स लॉयर इसके पीछे लगता है और जेम्स लॉयर का ये तरीका है कि किसी ना किसी तरीके से इस चीज को रोका जाए। एक चाइना से शिप चलती है और जिसको इंटरसेप्ट किया जाता है, फ्रिगेट थी एक, और उसमें पूरा माल मसाला जो अंदर भरा है वो न्यूक्लियर बम बनाने का मसाला भरा, ये लीबिया जा रही थी। और हमने आपको आज भी कहता हूं कि चाइना से यमन को, हूतियों को, सबको माल मसाला आज भी जाता है। न्यूक्लियर नहीं जाता, बाकी कन्वेंशनल वेपन जाते हैं। ईरान के पास अच्छा खासा ब्लूप्रिंट आ गया था। लीबिया के पास लगभग बम बनाने का सारा सामान एक्यू खान नेटवर्क ने सप्लाई कर दिया था। अब एक्यू खान का जो नेटवर्क है, ये ग्लोबल नेटवर्क बन गया था। इसमें काफी लोग जुड़ गए थे और नंबर 1 हिंचमैन था ये दुनिया का, कि कुछ भी चाहिए ही इज द मैन टू। और इसने पाकिस्तान के जनरलों को अनऑफिशियली अपने पेरोल पे रखा था कि पैसे दो माल लो, पैसे दो माल लो, पैसे दो माल लो। ये उनका कार्यक्रम था। अब जब सीआईए की नील, मतलब जो ये माल बेचता था, उसमें पाकिस्तानी जनरलों को भी हिस्सा जाता था। भाई जनरल तो पाकिस्तान के ही करते, दलाल है, क्या करेंगे। और इस्लामिक मुल्कों को बम मिल रहा था, तो मतलब सवाब का काम और डॉलर तो दोनों साथ एक साथ हो रहे थे। तो ये दोनों का नेटवर्क बड़ा समन्वय में चल रहा था। जब ये चाइनीज शिप इंटरसेप्ट हुआ तो सीआईए की आंख खुल गई। उन्होंने कहा हमने बड़ा काम कर लिया।
बाय द टाइम दे रियलाइज इसका नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है, विश्व भर में फैला हुआ, पाकिस्तानी जनरल इसके पेरोल पे, आईएसआई पेरोल पे बिलियंस के मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे होंगे, सबको पैसे मिल रहे हैं। अब उन्होंने कहा यार अब इसको रोकना तो संभव है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार अब हम एक वी विल आल्सो क्रिएट आवर फ्रेंड्स, विल आल्सो क्रिएट आवर, हम भी इस नेटवर्क को इन्फिल्ट्रेट करेंगे, हम भी सप्लायर बनेंगे। और सीआईए कहता है, जेम्स ये कहता है कि हमने कई सारे कंपनियां बनाई, कई सारे फ्रेंड्स बनाए, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जहां से हमने ये फर्जी व्हाट डू कॉल दिस, ये नेटवर्क आईडीज वाईडीज व्हाटएवर वी क्रिएटेड, एंड वी सप्लाइड फेक इक्विपमेंट, पिटा हुआ इक्विपमेंट, खराब इक्विपमेंट टू ऑल दोज रोग नेशंस। तो धीरे धीरे हम जहां एक्यूब खान सप्लाई कर रहा था वहां हम सप्लाई करने लगे, पर अगर वो मान लो 10 रुपए में सप्लाई करता था, हम 2 रुपए में कर देते, पर वो हमारा 2 रुपए वाला चलता नहीं था। दैट वॉज टू डैम्पन एक्यूब खान एंड स्टॉप हिज नेटवर्क। फिर होता है 9/11। जब 9/11 होता तो तब तक ये पता लगता है कि एक्यूब खान का नेटवर्क हैज बिकम अ ग्लोबल थ्रेट। तो इन्होंने मुशर्रफ को पकड़ा, मुशर्रफ की यहाँ बंदूक लगाई, कनपट्टी में बोला बोल, दे कन्फ्रंटेड, ये तेरा बंदा ये कर रहा है और यहाँ यहाँ बम दे रहा है। तो जब लीबियनों को इन्होंने पकड़ा तो लीबियनों का मुंह बंद हो गया। तो उसी दिन कर्नल गद्दाफी के मौत का वारंट साइन हो गया था, इसको मारना ही मारना है, क्योंकि पाकिस्तान का बम बनाने में गद्दाफी का पैसा था, यूरोप में डेमोग्राफिक इन्वेजन गद्दाफी का आइडिया था, और गद्दाफी के पास सबसे ज्यादा मटेरियल था बम बनाने का, कह रहा सबसे बड़ा इस्लामिक बम मिडिल ईस्ट में मैं बनाऊंगा, क्योंकि फंडर वो था। तो इसके बाद तो इन्होंने तो गद्दाफी को निपटा दिया, फिर विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन व्हाटएवर, और उसकी सत्ता पलट दी और वो बम रोक दिया। ईरान ने कुछ कुछ शुरू कर दिया था एक खान की मदद से, अब इन्होंने फर्दो वर्दो करके कुछ रोका कुछ नहीं रोका, ये कहानी थी। और फिर ये पाकिस्तान में मुशर्रफ के पास गया था, भाई ये देखिए तेरा मटेरियल है, ये तेरी सारी कहानी है, ये तेरा बंदा दुनिया भर में बेचता, पता क्या करे, तुम्हें नंगा कर दे, तुम्हें खत्म कर दे। तो मुशर्रफ औकात पे आ गए, कहना नहीं साहब हमें तो पता नहीं, हमने तो पता ही नहीं, जबकि सब सीआईए को पता था, जनरलों को पैसे देता है। फिर इन्होंने मुशर्रफ के साथ एक डील की थी। अब द डॉट्स जॉइन, व्हाई डिड मुशर्रफ एग्री टू गिव देम एक्सेस टू द पाकिस्तानी न्यूक्स? मुशर्रफ के पास ऑप्शन ही नहीं था, मुशर्रफ वाज कॉट विद पैंट्स डाउन, मुशर्रफ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुशर्रफ ने इनको एक्सेस दिया विद पाकिस्तानी न्यूक्स। और अमेरिका ने बोला जो तेरा व्हाट डू कॉल दिस, व्हाट इज दैट एयरबेस यार, नूर खान के नीचे जो होगा वो अमेरिकन बेस होगा, अमेरिका विल कंट्रोल द ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्स, और अमेरिका अपने भी न्यूक्स यहाँ रखेगा, कल को हमें चाइना वाइना के खिलाफ यूज करने पड़ेंगे, हम यहाँ रखेंगे। Because Pakistanis were caught with pants down, they agreed everything what they said. Okay, मुशर्रफ को पैसे तो चाहिए थे, वो जॉन किरियो को सही बोलता है, मुशर्रफ को पैसे दिए, उसकी क्वाड्री को पैसे दिए, उसके अपने दलाल थे, उसके अपने अकाउंट से स्विस में, सिंगापुर में, जहां भी थे वहां अमेरिकनों ने पैसे डाले और अपना पाकिस्तान के न्यूक्स का, नूर खान का और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्तीकरण हुआ। और तभी एक्यो खान जो था, एडमिस मेकिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब आफ्टर स्मगलिंग एवरीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान, was in a house arrest, उसको हाउस अरेस्ट में डाला गया, इसको जेल में, इसको हाउस अरेस्ट में डाल दो, जेल में नहीं डाला गया, बिकॉज he had become a dangerous rogue, मर्चेंट ऑफ डेथ बन गया था ये, कि दुनिया की ऐसी तैसी लक्कर आने के पूरा कैपेबल था। तो दैट इज व्हाई दिस होल नेटवर्क वाज काइंड ऑफ स्टॉल्ड एंड दिस वाज स्टॉप्ड, बिकॉज एक्यू खान वाज द मोस्ट डेंजरस पर्सन। मुशर्रफ के पास ऑप्शन नहीं था, मुशर्रफ ने कॉम्प्रोमाइज किया, अमेरिकन ने कंट्रोल लिया, थिंकिंग इट इज ओवर, बट स्लोली दे रियलाइज कि द लॉट ऑफ डैमेज हैज बीन डन, बहुत सा नुकसान हो चुका और ये कवर नहीं हुआ। अब आप समझे कि जो तीनों स्टोरियां थी, व्हेन यू पीस्ड अप टुगेदर बिटवीन जॉन, रिचर्ड एंड जेम्स, हाउ डू द थिंग्स पीस्ड ऐड टुगेदर? सऊदियों ने पैसा दिया है, तो इस्लामिक बम का पैसा हमेशा उम्मत से आया था, इस्लामिक बम बना था दुनिया की ऐसी तैसी करने के लिए, एंड एवरीबॉडी वाज अ पार्टनर। फिर इनमें आपस में लड़ाइयां हुई, क्योंकि P1 P2 सेंट्रीफ्यूग्स उन्होंने इसने व्हाट डू कॉल दिस, एक्यू खान ने पहुंचाए थे ईरानियों तक भी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कैसे सीआईए ने आंखें बंद की, कैसे अमेरिका उन्होंने बम बनने दिया। और यहाँ ये भी बोलो, जब इजराइल हमारे पास आया था, मोर्शिद आयान आए थे, बोला जाके इनको ठोकते पाकिस्तानियों को, लेट्स एलिमिनेट पाकिस्तान एंड टेक एंड डिसमेंटल कहूटा, ये बम नहीं बना पाएंगे। एक्यू खान को भारत ने छोड़ा, जिंदा रहने दिया, एक्यू खान को सीआईए ने जिंदा रहने दिया, और कहूटा पे मिसेस गांधी का डिसीजन था, हम कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान को बम बनाने देंगे। ये 3 क्लासिकल मिस्टेक्स हैं जो हुई है। वी कुड हैव टेकन आउट एक्यू खान, वी कुड हैव टेकन आउट कहूटा, सीआईए कुड हैव टेकन आउट एक्यू खान। ये सब 3 बड़ी क्लासिकल मिस्टेक्स हुई भाइयों, जो अब तक भारी है, जो हमें अब तक भारी पड़ रही है, एंड दिस पीसेस ऑल द पीसेस ऑफ द पजल टुगेदर। तो ये जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, यहाँ चीजें और समीकरण बदलते हैं।
तो पहले बताइए आप, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई AQ खान वाज इन हाउस अरेस्ट एंड व्हाई डिड मुशर्रफ गिव एक्सेस टू द अमेरिकन्स फॉर ऑल न्यूक्स ऑफ पाकिस्तान? इट वाज नॉट फॉर द फ्राइट ऑफ अल-कायदा। अल-कायदा तो इनका पार्टनर, इट वाज नॉट फ्राइट ऑफ ये जिहादियों को मिलेगा। जिहादी वहादी तो एक फिर एक वो प्रोपेगेंडा में जिहादियों के हाथ लग जाएगा, अल-कायदा को मिल जाए तो घंटा नहीं फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि अमेरिका की भी इसलिए लग गई कि अगर कल को 9/11 की जगह इनके हाथ न्यूक्लियर बम है तो आगे फोड़ देंगे। और इनको मुशर्रफ को इसलिए लगा ही वाज कॉट विद पैंट्स डाउन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने बोला ठीक है जी आप ले लो, जो जो करना कर। हैव यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस? कैन यू हैव अ फ्यू कमेंट्स? इफ यस मींस यस, नो मींस नो। पूरी आपको स्टोरी समझ आई या नहीं है? अदरवाइज आई विल एलैबोरेट सम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पीस ऑफ टुडेस प्रोग्राम। डू यू अंडरस्टैंड इट? कैन आई हैव अ फ्यू कमेंट्स प्लीज? यस मींस यस, नो मींस नो। और मैंने आपको शुरू से बताया कि ये बम पैन इस्लामिक बम था, ये पाकिस्तान का बम नहीं था। सारे लोगों ने इसमें पैसा भी डाला, सारे लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट भी किया। थैंक यू कलमत जी। कैन आई हैव अ फ्यू मोर कमेंट्स सो दैट आई नो? थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू गुरमीत जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो अब आपको पता लगा कि ये कैसे सारे पीसेस पुट टुगेदर हुए और ये सारी कहानी कैसे। थैंक यू वेरी मच रेमान, थैंक यू। ये सारी चीजें कैसे पीस अप हुई एंड हाउ वाज पाकिस्तान एंड हाउ डिड सीआईए चूज टू क्लोज द आई, और जो इजराइल इनको हैंडल करता है, बेस्ट वे से हैंडल करता है, दैट इज गोइंग टू बी अनदर इंटरेस्टिंग पीस। कमिंग टू दैट, अब ये हो गया हमारा पहला AQ Khan's deadly web exposed. I think I've been able to explain to you, I've been able to join all the pieces and tell you why he was in a house arrest and why did Musharraf agree to American demands. It was not only money, पैसे पैसा तो पहले भी आ रहा था, मजबूरी थी, मरता क्या ना करता। अब पेशावर ब्लास्ट, अब आप जानते हैं पेशावर में पुलिस कॉन्स्टेबलरी में ब्लास्ट हुए हैं और ऐसा बताया जाता है 3 से 5 लोग मारे गए हैं और 2 ब्लास्ट हुए, सुसाइड अटैक था, हमने थ्वाट कर दिया। अब किसी संस्था ने, जहां तक मैंने लास्ट देखा, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अब अगर आप ब्लास्ट को देखेंगे तो आपको ये ब्लास्ट बड़े अजीब से लगेंगे कि एक ब्लास्ट गेट पे हुआ, एक ब्लास्ट 200 मीटर हुआ और कुछ खास हुआ नहीं, 2-3 लोग मारे गए, कहानी खत्म। शायद कुछ फायरिंग हुई, नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब आप सोचोगे यार ये ब्लास्ट है कि ये हुआ क्यों? देखिए पीछे मुल्ला मुशर्रफ ने 30 लोग मारे गांव में जाके KPK के, बोला जी ये फितना है, खारिश फितना ख्वारिज के लोग थे, हिंदुस्तान के लोग थे, हमने इनको मारा। तब मैंने बोला ये स्टेज्ड है, ये नकली है, क्योंकि उनका एक बंदा नहीं मरा, एक गोली नहीं चली, एक बंदा उनका जख्मी नहीं, उन्होंने 30 लोग मारे ये तहरीक तालिबान ने। ये पाकिस्तान करता है क्या? पाकिस्तान वो करता है जब कुछ नहीं मिलता तो गांव में जाता है, 20-30 लोग को निकालता है, मार देता है, एक पुरानी AK-47 वगैरह रख दी, बोला जी ये बड़े वो थे, हमने मार दिए। कौन देख रहा उनको? ये तो उनकी जो एक्स MP है मरियम, वो भी कह चुकी पाकिस्तान ऐसे काम करता है। तो पाकिस्तान का ये जो एजेंडा है और जो जरिया है काम करने का, ये तो आप समझ ही गए। मैंने कहा ये स्टेज था। कल रात को 11 बजे करीब, हमारे शो से थोड़ा पहले, एक ISPR जिसको मैं मीम फैक्ट्री बोलता हूँ, उनका एक वीडियो एक आता कि हमने 10-11 लोग और मार दिए। और जब ये दो, खैर जब ये पहला प्रकरण हुआ था, मैंने कहा था देखो अगर इन्होंने लोग मारे हैं तहरीक तालिबान के तो बड़ा हमला होगा, अगर इन्होंने लोकल लोग मारे तो हमला तब भी होगा, पर इतना बड़ा नहीं होगा। और हमला इन पे होने वाला, और हमले को लेके मैं आपको एक और प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं आज। जरा दिल थाम के रहिए, 2 चीजें बता। जो मेरा आज का हमला है, जो अगर मैं इसका एनालिसिस करूं, ये मोस्ट प्रोबेबली तहरीक तालिबान ने अपने एक छोटे ग्रुप से, अपने जो इनके छोटे एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं उनसे करवाया है। उनका मतलब आइडिया ये था कि छोटे ग्रुप से हमला करवाओ, खुद सामने बताओ। अब हमला क्यों कराया, ये अजीब हमला क्यों हुआ, मैं आपको बताऊं। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कैंटोनमेंट और ये जो KPK में पुलिस कॉन्स्टेबलरी है, इस पे पहले भी हमले हुए, इसकी पेरिफेरल सिक्योरिटी बढ़ा दी, पेरिफेरल सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स बढ़ा दिए, कुछ कैमरास, कुछ माइंस, कुछ ट्रंचेस, ये सब सुनने में इन्होंने किया है। अब जो आज का अटैक था, एक जाता है यहाँ गाड़ी डिटोनेट होती है, एक 100 मीटर दूर ब्लास्ट होता है और शायद कुछ फायरिंग होती है और कुछ खास होता नहीं। अब कितने सो कॉल्ड आतंकवादी, जिन्हें पाकिस्तान आतंकवादी कहता, मरे, उसका भी नंबर नहीं है। अगर आप इसको डिकोड करेंगे, आपको क्या लगता है ये, और अटैक कब होता है? डॉन, एट द ब्रेक ऑफ द डॉन। तो मुझे बताइए सुबह के 5-5:30 बजे, 6 बजे, सर्दी का महीना, नवंबर का महीना, KPK में अच्छी खासी ठंड है, तो अगर आप पुलिस कॉन्स्टेबलरी के 100 मीटर दूर एक डेटोनेशन करोगे, तब तो चिड़िया का बच्चा भी नहीं होगा वहां पे। किसको डेटोनेशन कर रहे हो? मेरे को जो लगता है ये एक टेस्ट केस था। सुनिए, ये एक टेस्ट केस था। एक कार बॉम्ब इन्होंने डेटोनेट किया, देखा क्या हुआ, और एक इन्होंने 100 मीटर दूर डेटोनेशन किया, उसको देखा क्या हुआ।
अब इन 2 डेटोनेशनों से पाकिस्तान की जो नई रिवाइज्ड स्ट्रैटेजी है, जो नई रिवाइज्ड पॉलिसी है कि कैसे अटैक करना है, कैसे डिफ्लेक्ट करना है, अगर अटैक होगा कब, कहाँ, क्या करना है, ये उसको स्टडी कर रहे थे। और तहरीक तालिबान का स्टाइल है, जब भी वो अटैक करेगा, बड़ा अटैक करेगा, और करेगा तो इनके 100-50 लोग मारेगा। तो ये मेरे हिसाब से जो आज का अटैक था, दिस वाज ओनली अ टेस्ट केस वेयर दे वर टेस्टिंग द वाटर्स टू सी हाउ फार कैन वी गो और हाउ फार कैन वी पुश द एनवेलप। ये इनका मेथड था। अब हफ्ते भर में, हफ्ते 10 दिन में, उससे भी कम एक बड़ा अटैक होगा। ये केपीके में हो सकता है, बलूचिस्तान में हो सकता है, जाफर एक्सप्रेस टारगेट होगी, इनके कैंट टारगेट होंगे, और ये कम से कम 100-150 लोग पाकिस्तानी फौज के मरने वाले हैं। आर्मी का भी एम्बुश हो सकता है। ये अटैक वाज ओनली अ टेस्ट टू सी व्हाट आर द रिवाइज प्रोटोकॉल्स। रिवाइज प्रोटोकॉल इनको पता लग गई है, अब जाके ये ठोकेंगे। तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में 10 एक दिन में, हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम, मुझे तो 3-4 दिन ही लग रहे हैं, मैं 2 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम कह रहा हूँ, एक बड़ा अटैक होगा पाकिस्तान की फौज पे। इवन जाफर एक्सप्रेस कैन बी टारगेटेड। और अगर आपकी बार कुछ सिंध में हो जाए तो आप जरा हैरान मत होइए, बट माई हंच सेज केपीके एंड बलूचिस्तान, मोर लाइकली इन बलूचिस्तान देन केपीके। सिंध में भी हो सकता है, सिंध इज नॉट आउट ऑफ बॉन्ड, सिंध कैन आल्सो हैव अटैक। तो पाकिस्तानी फौज पर अटैक होना और बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज उनके होने वाली है। आज का जो अटैक था, दिस वाज जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स एंड टेस्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ द प्लेस, नथिंग बियॉन्ड दैट। ये आपको बता दूं, ये बड़ा अटैक अभी होना बाकी है। तो ये था पाक पेशावर ब्लास्ट, और मेरी प्रेडिक्शन मैंने आपको उसको करके बता दी। अब आते हैं, एक बंदा मारा इजराइल ने, नाम है हातिम अली ताताबाई। ये कौन था और इसको इजराइल ने क्यों मारा और इसकी विशेषता क्या थी? ये बंदा हिजबुल्लाह में नंबर 2 है, ऊपर मुल्ला नईम कासिम के नीचे नंबर 2 है ये। और ये रदवान फोर्सेस का हेड था। इनका ये कमांडो यूनिट है जो क्रॉस बॉर्डर अटैक करता है। इसको दायित्व दिया गया था कि इजराइल जो हिजबुल्लाह का कार्डर है, इसको फिर रिजिनवेट करो। नईम कसीम हसन नसरुल्लाह के मारने के बाद बना था, एक बीच में 1-2 मरे थे, बट बेचारे जल्दी फौत हो गए, तो नईम कसीम अभी बचा है। तो ये मिलिट्री हेड था, ओवरऑल मिलिट्री का पूरा हेड था। इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल हेड, ये मिलिट्री हेड था, नंबर 2 बंदा था। इसको इजराइल ने ठोक दिया और इसको मारा है बेरूत के हाट में। ये टायर में नहीं मारा, बेरूत का जो टायर सबब है, जहाँ शिया आबादी जहाँ हिजबुल्लाह का गढ़ मारा जाता, वहां नहीं मारा इसको मारा आपके मेन शहर में, बेरूत के हाट में अटैक हुआ और इसको निपटा दिया। इसको क्यों मारा गया है, अब क्यों, ऐसे क्यों, इसकी क्या विशेषता है? इसका बाप ईरानी, इसकी मां लेबनीज। याद कीजिए, कल बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम किसी को भी मारेंगे, जिसको मर्जी, जहां मर्जी हम मारेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और हमें किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। वो मैसेज अमेरिका को था, हमें आपका अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आज जब इस बंदे को मारा तो बेंजामिन नेतन्याहू टीवी पे आए और अनाउंस किया, हाँ मैंने बोला था, हमने स्ट्राइक की और मारा। इजराइल कट्स ने कहा, अगर आप इजराइल की तरफ कोई भी हाथ उठाएगा, हम वो हाथ काट देंगे। अब कहानी क्या है, अब क्यों मारा इसको? देखो, अभी इजराइल और अमेरिका के बीच थोड़ी थनातनी चल रही है, थोड़ा रस्साकशी चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के कारण। और जब भी इजराइल और अमेरिका के बीच रस्साकशी चलती तो इजराइल बड़ा एक अच्छा काम करता है। बहुत से अमेरिका के ऐसे मोस्ट वांटेड है, वैसे इस पे $5 मिलियन का इनाम था। ये बहुत से अमेरिका के ऐसे मोस्ट वांटेड है जो इजराइल को तो पता कहाँ, अमेरिका को नहीं पता कहाँ, अमेरिका की रीच से बाहर है। जब उनके साथ थोड़ी रस्साकशी होती तो एक तोहफा अमेरिका को पेश कर देती, ये तुम्हें चाहिए था ना। पीछे भी 2-3 नाम ऐसे अमेरिका मोस्ट वांटेड, बट उनको मिल नहीं रहे थे। तो इजराइल जब रहता रिलेशन थोड़ी खराब हुई तो एक तोहफा पेश करता है, कह ये लो जी, हमने इसको ठोक दिया, ये तो आपका भी बंदा था, इसने बहुत अमेरिकन मारे थे, इसको मारा। अब जहां ये मारा, 5 लोग मरे हिजबुल्लाह के और करीब 28 लोग जख्मी हुए हैं। और ये यमन में पोस्टेड था, इसने सीरिया में काम किया है। कहते इसकी जो सिक्योरिटी थी बहुत जबरदस्त थी। इजराइल के पास जो 82,000 जो ब्रिगेड है या टूल है जिसका वो यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टूल, इससे इसको ट्रैक कर रहे थे। इजराइल को हमेशा पता था ये कहाँ है। कुछ लोग कह रहे कि इजराइल ने नहीं, इजराइल ऑलवेज न्यू वेयर ही इज, दे वर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू एलिमिनेट हिम। अब इसका एलिमिनेशन एक बड़ा एस्केलेशन है, क्योंकि आपने हिजबुल्लाह का नंबर 2 बंदा निकाल दिया। जब से सीज फायर हुआ तो सबसे बड़ा एस्केलेशन। याद कीजिए, अब यहां आपसे क्विज दूंगा, याद कीजिए कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था हफ्ता भर नहीं हुआ होगा,
इसी रात के शो में मैंने बोला कि भाई ईरान के पास पानी है नहीं, ईरान युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। मेरे कुछ इजरायली मित्र कह रहे थे अभी बेस्ट मौका है ईरान की कमर तोड़ने का, अभी बेस्ट मौका वो करने का जो इजराइल बहुत दिनों से करने की सोच रहा है। हिजबुल्लाह का नंबर 2 मैन इज एलिमिनेटेड। ये सीजफायर का पूरा वायलेशन बताइए था, मैंने बताया था नहीं बताया था? मैंने आपको ये हफ्ता भर पहले बताया, मैंने कहा इजराइल के लिए गोल्डन मौका टू डू व्हाट दे आर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ डेज। अभी मौका करो जो करना है। बताया था नहीं बताया था? बताइए। यू आर ऑन द शो, बताया था, डू यू रिमेंबर? कहा अभी पानी कम है, इजराइल ईरान लड़ नहीं सकता, दिस इज द बेस्ट टाइम टू एलिमिनेट समबडी विच इजराइल वांट्स। मैंने बताया था। देखिए हफ्ते भर में आप देखेंगे कुछ ना कुछ इजराइल किसी ना किसी को ठोक देगा। मैंने कहा था ये दिस इज द टाइम फॉर इजराइल टू कॉल द शॉट्स एंड एलिमिनेट द पीपल यू वांट। और ऐसा बंदा मारा है जिसको अमेरिका की भी जरूरत थी। रेमोन भाई भी कह रहे कहा था। ये होती है भाई कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सरस्वती आपके मुंह में तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो ये होता है, दिस इज हाउ यू काइंड ऑफ, मैंने कहा ये क्या होता है। और मैं आपको आज भी कह रहा हूँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल असैसिनेशन का टाइम आ गया है। अब कब कहा ये प्रेडिक्शन है, देखिएगा अभी होगा। अब ये सीज फायर का बहुत बड़ा वायलेशन है। सीज फायर का ऐसा वायलेशन है, अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि अमेरिका का ये मोस्ट वांटेड था, आपने ठोक दिया, अमेरिका चुपचाप बैठेगा। अब हुआ क्या? आपको क्या लगता है इजराइल ने बिना अमेरिकन अप्रूवल के ठोका? नहीं, अमेरिका को बोला होगा कि हम जाके ठोक रहे हैं। क्यों? पीछे अगराची ने बोला हम आईईए को अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज का संरक्षण निरीक्षण करने नहीं देंगे, निरीक्षण करने नहीं देंगे। तो उसको लेके अमेरिका और दुनिया पिस्ड ऑफ थी क्योंकि हमें पता नहीं बम बना रहे, कितना बना रहे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और जो एक्यू खान का नेटवर्क आज एक्सपोज हो गया, और इसको आप देखिए, मैं आईईए को इंस्पेक्शन नहीं करने दूंगा। फर्दो, नेटांस और इस्फहान आर दे कंप्लीटली, पार्शियली, फुली या 20% डिसेबल्ड? इसका निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने थोड़ा पॉस्चरिंग की क्योंकि अमेरिका कोजिंग अप टू मोहम्मद बिन सलमान, सो ईरान स्टार्टेड डूइंग पॉस्चरिंग कि नहीं नहीं हम नहीं करने देंगे, हम नहीं करने। और ये वैसे सऊदी और ईरानी कई बार मिलके भी गेम खेलते हैं। तो ये एक तो चक्कर ये था, दे वांटेड अ सिचुएशन जहां रशिया कन्फ्रंट करे अमेरिका को। रशिया ने कन्फ्रंट नहीं किया अमेरिका को, बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने आपको तब भी बोला, मैंने कहा ईरान की पोजीशन युद्ध लड़ने की है ही नहीं जिसके पास 5% पानी बचा हो, जो तेहरान को इवैक्यूएट करने के कगार पर, वो युद्ध कहां से लड़ेगा? दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट अ वॉर। तो ये सारी पॉस्चरिंग थी, दिस वाज ऑल पॉस्चरिंग जस्ट टू शो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब एक कोइंसिडेंस सुनिए, नसरल्लाह को कहां मारा? नसरल्लाह को मारा बेरूत में, ठीक है। इस्माइल हनिया को कहां मारा था? नो नीड वी कम फ्रॉम एयर एंड इंस्पेक्ट वेलकम फ्रॉम एयर इंस्पेक्ट। अब नसरुल्लाह को कहां मारा था? नसरुल्लाह को मारा था, ये तो बहाना है रेमोन, इट्स अ बिग एक्सक्यूज, यू आर ट्राइंग टू बी स्मार्ट, नाउ आई विल किक योर एस। तो नसरुल्लाह को मारा था बेरूत में। अब इस्माइल हनिया को कहां मारा था? इस्माइल हनिया को तो ईरान के अंदर मारा था ना, ही वाज इन ईरान इन अ वेरी सिक्योर आईआरजीसी कॉम्प्लेक्स, जहां उसको मारा था। जब से इस्माइल हनिया को मारा, ईरान की फटी पड़ी है कि पता नहीं कब किसको आगे ठोक देंगे। और जब ये सारी पॉस्चरिंग चल रही थी, पानी है नहीं, यहां से ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का बयान आता है, जी अमेरिका और इजराइल मिलकर खमेनी को मारना चाहता, खमेनी को निपटाना चाहता है, और उसके लिए उन्होंने कुछ एजेंट्स को भी इन्फिल्ट्रेट कर दिए ईरान में। अब एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट क्यों कर दिया? अब भाई जिसने भी क्या नाम उसका, नाम भूल गया यार, इस्माइल हनिया को ईरान में मारा, तो वो रॉकेट तो भेजा नहीं इजराइल ने, किसी ने अंदर ही कुछ कर दिया ना। वट एवर दे डिड इट विद इन ईरान, विद इन द आईआरजीसी कॉम्प्लेक्स। अगर वहां मार सकते तो खमेनी इज नॉट आउट ऑफ बॉन्ड्स, वैसे भी आईआरजीसी वीकन हो गया है। तो कह रहे जी ये खमेनी को मारना चाहते हैं और एजेंट्स को ऑलरेडी डाल दिया है। तो इजराइल सेंड अ मैसेज बाय एलिमिनेटिंग दिस। और ये बंदा 6-8 गाड़ियों के अंतरिक्ष में चलता था, किसी को नहीं पता किस गाड़ी में, जहां भी आता था जैमर्स लगते थे, रातों को पर्दे लगते थे, मोबाइल रहता था, घूमता फिरता रहता था। इसकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक जनरल से ऊपर नहीं थी, ऑलमोस्ट हसन नसरल्लाह के आसपास इसकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थी। अब मुल्ला नईम कासिम को तो कभी भी इजराइल ठोक देगा, वो तो पता ही है कहाँ रहता, उठता बैठता। तो हसन नसरल्लाह के आसपास इसकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थी, तब भी इसको मार दिया। ऑफ कोर्स दे विल बी टैकिंग हिम फॉर लॉन्ग।
तो ये ईरान को एक मैसेज चला गया। अब ईरान की फटी पड़ी है कि यार इस्माइल हनिया को मार लिया, ताताबाई को मार दिया, और खमेनी इज नॉट आउट ऑफ बॉर्ड्स। और इसके लिए अमेरिका भी कुछ नहीं बोलेगा, और इसके लिए पूरा उम्मत चुप बैठेगा, क्योंकि मरने वाले शिया है, सुन्नी तो है नहीं। अब इजराइल की समस्या क्या, अगर हिजबुल्लाह आम हो गया और अगर कहीं बार नॉर्दर्न इजराइल पे 50,000 लाख 2 लाख लोगों ने हमला कर दिया, 50,000, 7 अक्टूबर 2023 विल बी नथिंग। उससे बड़ा मैसेकर कभी भी हिजबुल्लाह कर सकता है। अब इजराइल कह रहा था उनसे पीछे कुछ दिनों से, कह रहा यार ये जो तुम्हारा लेबनान का प्रेसिडेंट है, कह रहा इनको डिसार्म करो, उसको समझ नहीं आ रहा, मगर नहीं तो हम कुछ करेंगे। अब ये जो ताताबाई था, इसका काम था एक फोर्स तैयार करो, बिकॉज ही वाज रादवान फोर्स। रादवान वुड बी गिवन द मैंडेट टू क्रॉस द बॉर्डर एंड डू अनदर 7 अक्टूबर 2023, जबकि इजराइल के उन गांवों में काफी लोग रहते भी नहीं है। तो अब अगर ऐसा होता तो बिफोर ही कुड डू दैट, और बिफोर ही कुड एस्टैब्लिश दैट, सीधा वो लोग के पास डीटीएस सर्विस में उसकी टिकट काट दी गई। तो अब अगर वहां होगा तो बहुत बड़ा मैसेकर करना पड़ेगा, देन द होल मिडिल ईस्ट विल बर्न, और ये कभी ना कभी होगा। तो ये एक बहुत अब अगर आप देखेंगे इसके मारने पे कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया मिडिल ईस्ट से नहीं आई, बट अगर एक सुन्नी कमांडर को मारा होता तो मिडिल ईस्ट वाले रो रहे होते। अभी तक कतरी एमबीएस को फोन लगा रहे होते, एमबीएस विटकॉफ को फोन लगा रहा होता, कुशनर को फोन लगा रहा होता, अबे तेरे फादर इन लॉ ने हमारा ये कमांडर मार दिया, वो कमांडर मार दिया। पर ये शिया है, इसको लेके कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, थोड़ा सीरिया में सहानुभूति होगी, थोड़ा यमन में होगी, नहीं होगी। और 3-4 दिन पहले इजराइल कट्स ने क्या बोला था, वी आर फाइटिंग हमास, हिजबुल्लाह एंड होतीस इन यमन। तो लेबनान की बमबारी तो हो रही है। अब बोलोगे सीज फायर का क्या हुआ, सीज फायर का तेल लेने। मेरे हिसाब से गाजा का सीज फायर और लेबनान का सीज फायर दोनों खत्म है, क्योंकि इजराइल कैन नेवर टेक अ रिस्क विद इट्स सिक्योरिटी। अगर उन्होंने सिक्योरिटी के साथ रिस्क लिया, दे विल फिनिश इजराइल इन 24 आवर्स, 48 आवर्स। कल देखो ना, वो मुल्ला, वो पाकिस्तान का अब्दुल्ला पोचा ने क्या कह रहा था, 67 वाली पोजीशन पे आ जाओ। वाह वही, मतलब 1967 की पोजीशन पे जाओ। क्यों? बिकॉज यू लॉस्ट इन 67 बाय, अब यूएन चार्टर लाओ, हम मुसलमानों को जमीन वापस करो। ऐसे थोड़ी ना होता। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जो आपको मैं समझा रहा हूँ, दिस इज व्हाट हैपेंड एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत डायरेक्ट मैसेज भेजा गया, सीज फायर की ऐसी ऐसी होती हो। अब रशियंस हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू गेट इनटू इरानियन मेस। Russians have to be very, very careful not to get into Iran, because Iran will try to drag Russia. और अभी अगर ईरान के पास पानी नहीं है, काम हो जाएगा। और जो इस्फहान, फर्दो और नेटन्स है, उस पर फिर काम हो जाएगा। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि जितना ईरान वीकर होगा, मोहम्मद बिन सलमान को उतना वो हेल्प करेगा। और एक्यू खान का नेटवर्क अगर आप स्टडी करेंगे, वी डोंट नो व्हाट द हेल इज स्टिल वर्किंग विद इन ईरान। ईरान में उस जिहादी ने क्या क्या दिया आपको, हमें नहीं पता साहब। ये कब बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, इसीलिए मैंने एक्यू खान से शुरू किया, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एक्यू खान इन दिस। ये बड़ा सॉलिड रेलेवेंस है, बहुत माल मसाला दे चुका वो काफियों को। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है हमारा इंडिया इजराइल एफटीए एंड मच मोर। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर आप बने रहिए। पीयूष गोयल साहब अभी इजराइल में, पहले ये बताइए आप में से कितने लोगों ने पढ़ा इंडिया इजराइल का एफटीए हो रहा है, पीयूष गोयल इज इन इजराइल। हाउ मेनी ऑफ डिड यू नोटिस दिस? कैन आई हैव अ पोल प्लीज? हाउ मेनी ऑफ डिड यू रियली नोटिस दिस? कैसा हुआ? कैन आई हैव अ पोल प्लीज? आप बता सकते हैं मुझे, आपने देखा? हाँ, आप बताइए। एनी मोर? क्विक कमेंट्स, कम ऑन क्विक कमेंट्स। हाउ मेनी ऑफ यू डिड यू रियली नोटिस कि पीयूष गोयल गए हैं वहां पे? अब नोटिस किया? Yes, 2 days ago. Yes, no idea. Yes. Yes. Good. No. Yes, no notice. तो जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो मिक्स रेस्पॉन्स मिल रहा है, यस, नो एंड कांट से। दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक्स टीम। देखिए, पीयूष गोयल साहब इजराइल गए हैं, और पीयूष, ये एक भारत का टेक्टोनिक शिफ्ट में मानता हूं फॉरेन पॉलिसी का। ये रेमोन हमें कह रहा था एग्रीमेंट साइन होने वाला है, ये हम नजर तो थी, हमने कहा भाई जब हो जाए तब बात करेंगे। तो पीयूष गोयल साहब इजराइल गए हैं, और उन्होंने कहा ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था इजराइल जाना, इजराइल को देखना, वो वेस्ट वॉल को देखना, यू नो दैट इज वेयर इट्स अ वेरी कल्चरली वेरी
एडवांस प्लेस है इसराइल। दुनिया के 3 बड़े रिलीजन, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का कहीं ना कहीं जन्म वहीं से हुआ है। तो हिस्ट्री, देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री इन इसराइल। तो उन्होंने बोला कि जी मैं इसराइल गया हूँ। वैसे मेरा दुनिया भर में घूमा हूँ, पर मेरा इसराइल जाने का कभी मौका नहीं लगा। एक 2-3 बार आई गॉट माय वीजा एंड ऑल डन, पर ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट गो। सो आई नेवर बीन टू इसराइल, दो देयर इज अ डिजायर टू गो टू इसराइल समडे एंड आई विल गो समडे टू इसराइल। मैं आज तक इसराइल नहीं जा पाया। तो अब यूजुअल सब गए तो एक भारत का टेक्टोनिक शिफ्ट है। मोदी जी से पहले ऐसा माना जाता था कि भाई हम इसराइल से एक हाथ की दूरी बना के रखेंगे, जबकि इसराइल ने हमें स्पाइस बॉम्ब्स दिए, इसराइल ने हमें बहुत मदद की। इसराइल हैज हेल्प्ड अस ऑल अलोंग इन ऑल द वॉर्स, इवन ऑपरेशन सिंदूर। जिन ड्रोन से हमने लॉइटरिंग एम्यूनिशन, हमने HQ-9 उड़ाया था, वो इसराइल का ही था। और इसराइल की मदद और इसराइल की दोस्ती, मतलब वी हैव सीन इवन इन ऑपरेशन सिंदूर एंड एवर बिफोर। बट एक वो था कि लोकल पॉलिटिक्स थी, भाई मुसलमान यहाँ के नाराज हो जाएंगे, उम्मत के लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए इसराइल से थोड़ी एक हाथ की दूरी बना के रखो। मैं काफी टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निवेदन कर रहा था, हम इसराइल के साथ FTA क्यों नहीं करते। इसराइल तो कह रहा है FTA करो, और इसराइल के पास पोटेंशियल अच्छा है, इसराइल के पास बहुत कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। पीछे BTA हुआ, एक टेक्नोलॉजी का एक एग्रीमेंट हुआ, जब इसराइल के राइट विंग फाइनेंस मिनिस्टर भारत आए थे, वही मिनिस्टर है जिनको फिर स्कॉट बेसेंट ने वहां पहाड़े पढ़ाने के लिए अमेरिका बुलवाया था। बट वो आए तो एक हुआ, तो हमने लगा यार कुछ चीजें आगे बढ़ी। उसके आसपास अगर आप देखें तो पाकिस्तानियों का एग्रीमेंट हुआ था सऊदियों के साथ, करेक्ट, ये मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट, और उसका रेलेवेंस इस FTA के साथ किया। फिर हमने एक BTA किया। BTA के बाद अब गोयल साहब गए हैं इसराइल, वहां प्रेसिडेंट साहब से मिले इसराइल के, हेज़गॉग से, और बेंजामिन नेतन्याहू से मिले। एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों से मिलते, वहां सब मिनिस्टर से उनकी बात हुई। उन्होंने जो वहां ज्यूइश रिलीजियस प्लेसेस है उनको भी देखा और बड़ी सराहना की। एंड यू नो दैट इज वी हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर द ज्यूइश ट्रेडिशन, रिलीजन एंड देयर ट्रेडिशंस। अच्छी बात है। तो अब एक चीज आई कि हमने, अब हमारा जो FTA वो इसराइल के साथ हो रहा है, ये बिल्कुल डायरेक्ट चेंज ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, चेंज ऑफ स्टेटस है। हम खुल के ढंके की चोट पे इसराइल के साथ व्यापार और मित्रता और कल्चर और डिफेंस और हर टाई अप को बढ़ा रहे हैं। अब बोलोगे सुमित भाई क्या है, पहले FTA बता दो फिर इसके रेलेवेंस बता दो। देखिए जो FTA है हमारा, वो बेसिकली उसके रेफरेंस पॉइंट्स गोयल साहब ने साइन कर ली। कि रेफरेंस पॉइंट होते हैं कि किस किस चीज पे FTA होगा, जैसे ये 100 चीजें इन पे FTA होगा, ये हमने साइन कर लिया, ठीक है। अब इसको साइन करने के बाद हम 6 महीने के या कुछ महीनों के अंदर 2 फेजेस में इसराइल और भारत का FTA साइन हो जाएगा। इट इज नाउ डन एंड डस्टेड। और मैं आपको बताऊं, अभी इसराइल और भारत का ट्रेड करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर है, जहां हम 8 बिलियन तो उनको एक्सपोर्ट करते हैं और 4 बिलियन का लगभग हम इसराइल से इंपोर्ट करते हैं। FTA होते ही ये ट्रेड करीब डबल हो जाएगा। इट विल रीच अराउंड 25 बिलियन डॉलर्स, और 5 साल में 36 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो जाएगा, और 10 साल में इट हैज अ कैपेसिटी टू रीच समवेयर फ्रॉम 60 to 100 बिलियन डॉलर्स। अगर हमारा मिडिल ईस्ट में नंबर 3 ट्रेडिंग पार्टनर है वो UAE, जिसके साथ अभी 60 बिलियन का ट्रेड है, आने वाले कुछ साल में हम प्रोजेक्ट करते हैं 100 बिलियन तक जाएगा। अच्छा, UAE के इसराइल के साथ अच्छे संबंध है। यूजुअली UAE लखनऊ में नहीं पड़ता। UAE इज द ओनली कंट्री हु डजंट गेट इनटू दिस डायरेक्ट इस्लामिक इश्यूज डायरेक्टली एटलीस्ट। तो UAE के इसराइल से भी संबंध है, हमारे साथ भी संबंध है, हम I2U2 में भी पार्ट है। अब बोलोगे सुमित भाई क्या मिलिट्री पैक्ट हो रहा है, आपका सवाल ये होगा। देखिए भारत किसी के साथ मिलिट्री पैक्ट नहीं करता। अब तक भारत की एक स्ट्रैटेजी है, वी डोंट डू मिलिट्री पैक्ट्स, पर BTA पेव्स द वे फॉर फ्लो। कैसे? पहले इतनी सड़क थी, अब इसमें एक छोटी सी बोट चल सकती है। अब हमने इतनी बड़ा बना दी और गहरी बना दी। अब शिप बोझो, बेट बोझो, कुछ भी भेजो, एवरीथिंग कैन कम थ्रू दिस हाईवे। सबसे पहली बात है, इजराइल के गुड्स के लिए दिस विल बी द मोस्ट कम्पिटिटिव मार्केट। अभी दे कम्पीट विद रशिया, दे कम्पीट विद फ्रेंच, and they compete with Americans. Israel has been our number 2nd to number 4th arms supplier for last so many years. Last, I think 10 साल में हमने we have done around 3 to 4 billion dollars of arms purchases from Israel, which includes their drones, sensors, electronic warfare. काफी चीजें हम इजराइल से लेते हैं, and they are very good. Even that Barak 8 and all lot of things we buy from Israel. Israel Aerospace Industries के साथ भी हमारा tie up है. A lot of things we do with them. AWACS, Phaser, A systems. अच्छा, अब इसराइल का जो हमारे साथ जो टाइप हुआ है, इससे क्या होगा, सबसे पहले उनका माल यहाँ आना बहुत सस्ता हो जाएगा।
एनसीएनसी ट्रायल्स के लिए चीजें आना सस्ती हो जाएगी. The gateways of opportunities for Israeli business will open. Israel is very good at agriculture, drip irrigation, pharma और डिफेंस. और भी कई चीजों में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज वगैरह में. अब चार चीजें क्या होंगी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चार चीजें होंगी. मिलिट्री पैक्ट नहीं होगा, बट नाउ इंडियन कंपनीज कैन डायरेक्टली टाई अप विद इजरायलीज एंड हैव आदान प्रदान ऑफ टेक्नोलॉजी. हम इसराइल के साथ डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं, जैसे रशियंस के साथ बना रहे हैं. We can make direct platform, क्योंकि अब वो ट्रेड बैरियर्स नहीं है, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म विद इजराइल. दूसरी बात, we can have direct people coming and living there, people going and living there, वो पॉसिबल है. तीसरी बात, आपको इजराइल की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, ज्वाइंट वेंचर्स कर सकते हो. चौथी बात है, इजराइल की अब जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है आपके साथ डायरेक्ट हो जाएगी. ट्रेड के नीचे बहुत कुछ आ जाएगा. Trade is not only about weapons, it's about agriculture, it's about pharma, it's about innovative technology, sensors. पर वेपन और वेपन सिस्टम में बहुत कुछ अब आ जाएगा, क्योंकि वो दरवाजे खुल गए हैं. और भारत जिसके साथ भी करता है यही एग्रीमेंट करता है, डायरेक्ट मिलिट्री पैक्ट नहीं करता. तो आप जो पहले इतनी एक गली थी, आपने उसको 8 लेन हाईवे बना दिया. और 8 लेन हाईवे में फिर ट्रक भी आएगा और ट्रॉलर भी आएगा, और उस ट्रक और ट्रॉलर में सब कुछ आएगा और हर चीज आएगी. तो इट इज अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप. आई कॉम्प्लीमेंट मोदी सरकार फॉर डूइंग दिस. ये मेरी पर्सनल, आप जानते, काफी टाइम से डिमांड है कि वी शुड डू. और इसके बाद कॉपरेशन बिटवीन इजराइल, इंडिया एंड इजराइल इज टू गो अप. वैसे भी I2U2 में वी आर अ पार्ट ऑफ दैट, राइट. और अब इजराइल के साथ, इजराइल भी I2U2 में है. अगर अब हमने अनाउंस किया वी आर अ प्लेयर इन मिडल ईस्ट, अब हम पेरिफेरल वॉचर मिडल ईस्ट में नहीं है. I2U2 गिव अस सम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बट विद FTA, जो FTA हमारा UAE के साथ है, जो हमारा FTA इजराइल के साथ है, वी हैव अनाउंस फॉर्मली वी आर अ बिग प्लेयर इन मिडल ईस्ट. हम मिडल ईस्ट में बड़े प्लेयर हैं, और ये जरा हम मिडल ईस्ट में हम घुस सकते हैं. याद कीजिए, निकी हेली ने पीछे कहा था कि इंडिया की आप मदद लोगे, आप मिडल ईस्ट में मिलिट्री माइट भी इंडिया की यूज कर सकते हो. इंडिया कैन बी अ ग्रेट बैलेंस एंड स्टेबलाइजर इन मिडल ईस्ट. तो इस FTA के साथ दो बड़ी शक्तियां मिडल ईस्ट में. देखो, ईरान इज नॉट अ पावर, सऊदी इकोनॉमी हैज ब्लैक होल्स. मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ ये कमिट का, यू विल नो अबाउट दोस ब्लैक होल्स इन सम टाइम. जैसे सऊदी कहता है जी मैं 1 ट्रिलियन भेज दूंगा MBS को. अगर आप सऊदी के पास देखोगे, टोटल बैंक्स में 1 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन इज, दे डोंट हैव इवन अ ट्रिलियन इन देयर बैंक्स. सऊदी का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो कितना है, बहुत ज्यादा है नहीं. तो वो सब ट्रिलियन विलियन तो दूर की बात है, एंड द कंट्री लिटरली प्रोड्यूसेस नथिंग. तो एक्सेप्ट ऑयल. तो ये जो UAE वाले, दे हैव इवॉल्व्ड देमसेल्व्स. इजराइल हैज इवॉल्व्ड देमसेल्व्स. इजराइल और UAE की अच्छी दोस्ती, इजराइल UAE और भारत की अच्छी दोस्ती है. तो ये एक नए समीकरणों को जन्म देगी. और इजराइल की मिलिट्री कॉपरेशन के साथ वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल हैपन. तो एक फॉर्मल मिलिट्री एग्रीमेंट ना करके you open the floodgates of cooperation, and you open the floodgates of ideas of idea का exchange and all that. और जब आप इतना व्यापार करोगे इजराइल के साथ, इजराइल की काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग एक अलग ही लेवल पे जाएगी. उस क्षेत्र का बाप है इजराइल. अगर आपने उनके साथ टाई अप कर लिया, उस क्षेत्र में कोई अल-फला, अल-सला, अल-वला, अल-बला कोई ऐसा नहीं है जो आपकी रेंज से बाहर निकल जाएगा. और पुश कम्स टू शव, अगर आप, वैसे भी हमारे कुछ रॉ के ऑपरेटिव्स की ट्रेनिंग इजराइल में होती है, आप जानते हैं. स्पेशल फोर्सेस के कुछ यूनिट है जो इजराइल में ट्रेन होते हैं, आप जानते हैं. एंड पुश कम्स टू शव, समझिए. अरे इशारों को अगर समझो, बात क्या बता रहा हूं, क्या होने वाला है, समझे. अरे इतना बड़ा हिंट दिया यार, टाइम भी हो रहा है, जल्दी से आप मुझे बताओ, आप समझे. टेक अ गेस, दो तीन कमेंट्स, नहीं तो आप सो जाएंगे. बताइए क्या होने वाला है. पुश कम्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अरे सर, अभी अभी आपको हिंट दिया मैंने, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बताइए. रिमोन, एनी आइडियाज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ये कहां की तरफ जा रहा है. मिलिट्री पैक्ट की अब फॉर्मल जरूरत नहीं रह गई इतनी, बहुत कुछ BTA में हो जाएगा. अननोन गनमैन, हाँ हाँ, नॉट गुड, गुड गुड. और बताइए, और अननोन गनमैन, और बताइए. अरे यार, मैं बताऊं, इंटेलिजेंस वो तो होगा ही सर. इंटेलिजेंस शेयरिंग वेरिंग तो होगा. लेट मी टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन. चलिए, नाउ वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अदरवाइज आई वुड गिव यू मोर टाइम, बट सॉरी. मुनीर, वो तो छोटा सा चूहा है, उसका क्या है. वो तो कभी पाकिस्तान की फील्डिंग, यू आर नियर.
देखिए, मुझे लगता है इज़राइल के साथ जब टाई अप होंगे, ये ऐसी लेवल का कोऑपरेशन होगा, जो कहूटा वाली गलती फिर नहीं होगी। अब भी बहुत वल्नरेबिलिटीज़ है पाकिस्तान की, और अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, वो कहीं न कहीं इज़राइल के लिए भी खतरा है। तो जहाँ भारत और इज़राइल नज़दीक आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा समाचार नहीं है। तो जो मोसे दयान प्रपोज़ल लेके आए थे इंदिरा जी के पास और इंदिरा जी ने मना कर दिया, पर मैं बहुत श्योर हूँ, अगर एक सॉलिड प्रपोज़ल लेके इज़राइल कट्स मोदी जी से मिले, डोवाल साहब से मिले और राजनाथ जी से मिले, तो मुझे लगता है कि एक अधूरा सपना अब भी पूरा हो सकता है। तो पाकिस्तानियों, तुम्हारी तो लगने वाली है वाट, तुम्हें हम नंगा करके भगाएंगे कुछ दिनों में। और ये मोदी है बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि अब पीयूष गोयल वहां जाके एफटीए क्यों कर रहे हैं? ये व्यापार कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। अमेरिका को हम कह रहे हैं तू ऐसी तैसी करा, जो 500 बिलियन की बात कर रहा है। 10 से 12 बिलियन वाले क्या, हमारे मंत्री जी बैठ के कह रहे हैं साहब जल्दी जल्दी करो, साइन करना है। 500 बिलियन वाले को कह रहे जा तू ऐसी तैसी करा। व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? इरादे बहुत आगे के है। ईवान तकवा जार फिजिबिल्ला। तो फिजिबिल्ला वालों, तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो पाकिस्तानियों, जरा डार्लिंग बच के रहो। इट इज नॉट जस्ट एफटीए, इट इज मच मोर। इसीलिए मैंने लिखा था इंडिया इजराइल एफटीए एंड मोर। बहुत तो कुछ अभी होने वाला, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तुम्हें कहां कहां तक कैसे कैसे ठोकेंगे वो हम तुम्हें बताएंगे। और ये मोदी है, याद रखना, छोड़ेगा नहीं। और आने वाला है योगी। मोदी के बाद आएंगे योगी, और योगी आएंगे तो तुम तो भाई तुम्हारा तो समझो गए तुम। व्यवस्थाएं कर रहे हैं तुम्हारी। और ये सऊदियों ने जो अरेंजमेंट किया था ना पाकिस्तान के साथ, क्योंकि कूद किस पे रहे हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कूद रहे हो ना जिहादी पाकिस्तानियों पे। ना होगा डायमंड तेल, ना राधा नाचेगी, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो पाकिस्तान की तो व्यवस्थाएं काफी टाइट हो रही है। मैंने कहा पाकिस्तानियों को जरा समझा दूं एफटीए क्या है और तुम्हारी कैसे कैसे वाट लगनी। अब भाई हो गए हैं 47 मिनट। इससे पहले मेरी टीम भी मुझे अब भगा दे, इसलिए मैं आपसे अभी आज के लिए नमस्कार बोलूंगा। आपको बोलूंगा कि आप अभी भी, जिसने ये प्रोग्राम को लाइक का बटन नहीं दबा, अभी लाइक दबाइए, अभी 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 फटाफट। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिले। हमारे जो अगर आप जो हमारा दो वीडियोस आपको दिखाने, सुमित पीर एडवाइजरी, सुमित पीर कलेक्शंस, देन वी गो टू क्वेश्चंस। आई वुड अप्रिशिएट आप मेंबरशिप लें, उससे क्वेश्चंस को थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। टीम, कैन यू हेल्प प्लीज? नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com, और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी, और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। अब चलते हैं सुमित पीर कलेक्शंस की ओर, बट द स्कोप ऑफ आवर थिंग्स इज मच बियॉन्ड व्हाट यू सी ऑन द वेबसाइट एंड द प्रोमो वीडियो। शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवो
शिवोऽहं 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 थैंक यू। चलिए क्वेश्चंस पे चले सर। थैंक यू जी, थैंक यू क्रिस सर। और फिलहाल हम भारत विचार प्लस पे और सुमित भी अनफिल्टर्ड पे रहेंगे। मेन भारत विचार चैनल में कुछ फिर दिक्कत आ रही है, नॉट एबल टू गो लाइव ऑन दैट फॉर कपल ऑफ डेज, सो काइंडली वॉच अस ऑन दीज टू चैनल्स ओनली। मोदी जी मंदिर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हड्डी टूटने वाली है, हड्डी टूटने वाली है। मोदी जी कल मंदिर जाएंगे, कल विजय ध्वज का अनावरण होगा और धर्म ध्वज का अनावरण होगा, तो समझिए कुछ ना कुछ तो होगा। कल प्रभु का आशीर्वाद लेंगे। अक्षय तिथियां है कल, बहुत ही शानदार तिथि है। इसी तिथि में मंदिर का शिलान्यास और उद्घाटन भी हुआ था। कल मैं भी टीवी प्रोग्राम से कुछ लाइव रहूंगा इसको लेके, और फिर देखिए जो प्रभु की इच्छा। नेक्स्ट, Sri Radhakrishnan sir, what do you say? Pakistan would be merged back into India, but for Sindh could be sovereign state, but not because it has radical turning people. देखिए, सिंध पाकिस्तान में हमारा बिल्कुल मत क्लियर है भाई। वी वांट लैंड नॉट लाइबिलिटीज, वी डोंट वांट दोस जहादीज एंड radicalized people. सिंध इज बेसिकली टू थ्रेटन पाकिस्तान। लास्ट टाइम इंडियन नेवी ने क्या बोला था? बोला था वी कैन ब्रेक पाकिस्तान इनटू टू पार्ट्स। अब अगर आप सिंध को अलग कर दोगे तो पाकिस्तान इज ऑलरेडी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। बाकी केपी के ये तालिबान वगैरह ले जाएंगे, बलोच आपका बलोचिस्तान ले जाएंगे, फिर बचा पंजाब। पंजाब और सराय बेल्ट में वैसे आपस में नहीं बनती, तो लड़ मरते रहेंगे। तो it is basically India has the capability to break Pakistan and free them from being Pakistanis. They can be another country but not a part of India, क्योंकि बीच में geography बहुत doesn't allow that. Next, I am for Ireland. I like your videos, good analysis sir. Thank you sir, thank you, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद सर। Do forward it to your friends and relatives there so that and Indian community there so that we can get more traction and more viewers. वैसे भी बहुत से लोग हमें रोकते हैं, लिमिट करते हैं, बट कोई बात नहीं, देश और धर्म का काम है, चलता रहेगा। Blunder was in 1971 when we had a military victory and gave back our land. Why in 1980 not clean the Paki nuclear program? Congress and India curse. मैं आपको कह रहा हूँ ना भाई, मुर्शिदायान आए थे, उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी आप हमें सिर्फ रिफ्यूलिंग दो, बाकी इजराइल करेगा, आपको कुछ नहीं करना। रिफ्यूलिंग भी नहीं दी, अब भुगत रहे। देखिए मैं कहा 3 ब्लंडर हुई, एक सीआईए ने किया, 2 हमने की। सीआईए ने लेफ्ट AQ Khan thinking कि he is just doing it for Pakistan, then he turned to be a nightmare. We could have taken out AQ Khan, we could have taken out Kahuta, we did not. बाकी आपके रिजल्ट आपके सामने। Come Sumit, you're welcome. बिल्कुल रमान भाई, I'll come there, it's a promise, but I don't know when. जब प्रभु की इच्छा होगी जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल काम करने जाना पड़ेगा वहां पे। थैंक यू। नेक्स्ट पे चले। जय हिंद सर, यू आर राइट। मैवरिक Special Action Group of RAW are trained in Israel. They are headquarters in Chekota and in for Vikas base in Western. हाँ वो तो है ही यार। अब जगहों का नाम मत बताइए आप, तो हाँ वहाँ ट्रेन होते हैं और वो होते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। और इजरायलियों के साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। बीटीए तो अभी शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। पाकिस्तान शुड बी स्केर्ड अबाउट दिस। I want to talk offline. Prithviraj, you have to reach through Sumit Peer Advisory. There's an email and a WhatsApp number. You reach there, and my team will try to fix an appointment with you. जी, नमस्कारम जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत प्रणाम। राम राम जी, जय सिया राम। राम राम जी, जय सिया राम, जय श्री गणेश, बहुत उत्तम। जय भवानी, वाह, राधे राधे, राधे राधे गुरमीत जी। जय श्री राम सर।
हर हर महादेव सर। जय सनातन धर्म, जय भारत, जय श्री राम। आपको भी बिल्कुल, आई काइंड ऑफ रिपीट विद यू। थैंक यू सर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यार हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। उत्तम, सर्वोत्तम। बहुत आभार सर। जय महाकाल। तो मित्रों, आज का हमारा इवनिंग संस्करण यहाँ समाप्ति की ओर जा रहा है। फिलहाल हम कुछ दिनों भारत विचार प्लस और सुमित पीर अनफिल्टर्ड पे ही रहेंगे। हम धीरे धीरे भारत विचार की जो मेन चैनल है उसके ऑडियंस को बता रहे हैं, हम यहाँ आ रहे हैं। और आपसे भी निवेदन है कि आप अपने जो भी जिस किसी को भी जानते हैं आप बताइए कि विल बी हियर फॉर सम टाइम। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स और आ गई है। इन द मीनवाइल विल कंटिन्यू हियर। और आपसे निवेदन यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और करवाए, लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए, देखो, धर्म का विचार है भारत विचार। अगर इसको हमें हर घर, हर दिल, हर सनातनी तक पहुंचाना है, उसके लिए संसाधनों की जरूरत होगी, उसके लिए रेवेन्यूज की जरूरत होगी, और वो आप लोगों से ही आ सकते हैं। तो आप जरूर कंट्रीब्यूट करिए और इस मिशन को और मजबूत बनाइए। और मैं आज अभी के लिए आपसे आज्ञा लूंगा और कहूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।